देश प्रदेश में शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। कासगंज में रेप के आरोपी ने रेप की शिकार लड़की और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना 14 जुलाई की है। रेप के बाद रेप के मामले में जेल में बंद आरोपी फिलहाल जमानत पर रिहा था। दरअसल आरोपी यशवीर के पिता महावीर की हत्या 2016 में हुई थी, जिसका आरोप पीड़िता के पिता पर लगा था। पीड़िता के पिता इस मामले में जेल चले गए, लेकिन यशवीर ने बदला लेने के लिए पीड़िता के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। अमापुर में एक मर्डर का केस लिखा गया था, जिसमें कल घटना हुई थी। उसमें जो वादी के तहरीर पे मर्डर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें ट्रैक्टर से 2 व्यक्तियों को कुचलने की बात थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है यशवीर, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में जो आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। तो ये कासगंज का मामला है। इसमें समझने के लिए आपको बता दें कि 14 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये जो आरोपी है, ये रेप का आरोपी था, जो फिलहाल जमानत पर रिहा था और बदला लेने की भावना से उसने पीड़िता जिसका रेप किया था और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। इससे पहले जो ये रेप का आरोपी है, उसके पिता की हत्या के मामले में जो पीड़िता के पिता हैं वो उन पर आरोप था और वो जेल चले गए थे, और इसी के लिए, उसका बदला लेने के लिए इस आरोपी ने रेप किया था। हमारे साथ कमाल खान जुड़ गए हैं। कमाल, जो सवाल खड़े होते हैं, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रशासन पे सवाल, सिस्टम पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके से जमानत मिल कैसे जाती है, जब ये सारी बातें साफ हैं कि कहीं ना कहीं ये बदले की भावना है और उसी के तहत उससे पहले रेप को अंजाम दिया गया और अब फिर बाद में हत्या कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि जब गांव और कस्बों से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो उन्हें ट्रैक करना, उनकी जानकारी रखना, ये जो वहां के पुलिस विभाग है उसके लिए उसकी जिम्मेदारी भी है, या फिर आप मानते हैं कि वो थोड़ी मुश्किल भी है? नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, पहले भी तो ये होता ही था। जो पुराने पुलिस के लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरह गांव में उनका नेटवर्क होता है और अभी भी होता है। हर गांव में जो गांव है वो किसी दरोगा की बीट होगी। उस दरोगा की जिम्मेदारी होती है ये कि उस गांव में उसके इन्फॉर्मर हो, उस गांव के प्रधान से उसके संबंध हो, पूर्व प्रधान या गांव में जितने लोग राजनीति में शामिल हैं सबसे उसकी बातचीत संबंध होती है। ऐसे लोग होते हैं जो गांव में जो लोग भी थोड़े संदिग्ध हैं या जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उनकी लिस्ट होती है। उनके मूवमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए गांव में लोग होते हैं। कई बार जो अपराधी है गांव का, उसकी जो मुखालिफ ग्रुप है वो लोग उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पुलिस का बड़ा सिस्टम होता है। अगर इस तरह से कोई आकर के मार दे और पुलिस को ना पता चले तो ये बहुत संगीन बात है, क्योंकि पुलिस को ये भी समझना चाहिए कि जिस लड़के ने मारा है उसका पिता भी एक मर्डर के केस में जेल के अंदर है, वो अंडर ट्रायल है, वो भी जमानत पे छूटा हुआ था। उसका बेटा जो रेप का आरोपी है और रेप के चार्जेस में जेल में था, वो भी जमानत पे आया हुआ था। तो जिसके साथ रेप हुआ है, जाहिर सी बात है कि उसकी सुरक्षा को लेकर के और उसके ऊपर क्या खतरे हैं इसकी जानकारी बीट के दरोगा को जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये पूरी जो कहानी है कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है कि आखिरकार पहले तो इस तरीके से जमानत कैसे हो जाती है, और जब हो जाती है तो क्या, जब इस तरीके का आरोप हो तो क्या कोई प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए? नहीं भी होनी चाहिए तो क्या ऐसे आरोपी को ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसके लिए व्यवस्था है? और अगर है तो फिर ऐसी वारदातों को अंजाम कैसे दे दिया जाता है? शुक्रिया कमाल, इस खबर को हमें पहुंचाने के लिए, बताने के लिए।
मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के बाद 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लालजी टंडन के निधन पर पीएम सहित कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। लालजी टंडन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी थे। वो लखनऊ से सांसद भी रहे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। लालजी टंडन के निधन पर यूपी में आज एक दिन के राजकीय अवकाश और 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड की खबर का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। ये घटना यहां के गेला गांव की है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से गोरी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे यहां के 5 घर बह गए हैं। प्रशासन ने इन घरों से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। साथ ही बताया है कि इस इलाके के 30 और घरों को खतरा है। और पिथौरागढ़ में ही भारी बारिश और पुलों के टूटने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां एक मरीज को पालकी पर लेकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में कई बार नदी और नाले भी मिले, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक मरीज को अस्पताल तक लाने के लिए कई लोगों का सहारा लेना पड़ा। और उत्तराखंड में चमोली के पिपली कोटी में फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते कई लोग फंस गए हैं और इस बचाव अभियान में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर कल रात बिजली गिरने से दीवार टूट गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा हर की पैड़ी पर आई है। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कोरोना की वजह से फिलहाल हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान प्रतिबंधित है। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज स्थिति के और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण नेपाल और बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश होना बताया जा रहा है। राज्य की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के शिवहर, सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के कई गांव प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी तक बाढ़ से 153 पंचायतों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरकार की ओर से 5 राहत शिविर और 5 जिलों में 29 कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। थाना परिसर में भी पानी भर गया है। नदी के किनारों पर बनी झुग्गी झोपड़ियां पानी में समा गई हैं। अब बात असम की करते हैं। असम की बाढ़ में अब तक 85 लोग मारे जा चुके हैं। 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन जानवरों की हालत भी काफी बुरी है। वहां काजीरंगा नेशनल पार्क और बाघ अभ्यारण्य का 85% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और 85 जानवरों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें गैंडे, हिरण और जंगली सूअर शामिल हैं। अब तक 125 जानवरों को बचाया गया है। ये 1988 के बाद सबसे बड़ी छठी बाढ़ बताई जा रही है। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पार्क जाकर हालात का जायजा भी लिया था। और असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ का खतरा और बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और इलाके में भारी जल जमाव है। पिछले कई दिनों से असम के कई हिस्सों में बाढ़ में वो डूबे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग विस्थापित हुए हैं। असम के बारपेटा जिले में भी नदियां उफान पर हैं। बारपेटा का बिलोना गांव राज्य का सबसे साफ जिला माना जाता है। यहां भी कई घर पानी में डूबे हुए हैं, कई घर टूट भी गए हैं। लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। असम के ग्वालपाड़ा में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ब्रह्मपुत्र और कृष्णा नदी का पानी ओवरफ्लो होने के कारण कई इलाके डूब गए हैं। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन कोरोना संक्रमण के बचाव की भी कोशिश कर रही है। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें मास्क भी बांटे जा रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल नलबाड़ी जिले में कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। सोनोवाल ने पोखरा गांव में बुरादिया नदी पर बने एक तटबंध का जायजा लिया है। इस तटबंध को भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से नुकसान पहुंचा। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की।
मेघालय का जिक्र करते हैं। मेघालय में भी बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं। वेस्ट गारो हिल्स में पिछले कुछ दिनों हुई भारी बारिश के बाद ऐसे हालात बने हैं, कई गांव डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। केरल के कोच्चि के चेल्लनम में समंदर का पानी लगातार दूसरे दिन किनारे पर बसे गांवों में घुस गया। कई लोगों के घरों में समंदर का खारा पानी आने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहां समंदर का पानी रोकने के लिए एक दीवार बनाने की योजना पिछले 3 सालों से अटकी पड़ी है। खबर अयोध्या से। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए 5 तारीख को होने वाले भूमि पूजन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि पीएम की तरफ से अभी औपचारिक स्वीकृति आना बाकी है। भूमि पूजन में चांदी की शिलाओं का पूजन होगा, जिन्हें महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर को अर्पित करेंगे और अयोध्या के 11 पुजारी पूजन कराएंगे। कोरोना की वजह से इस आयोजन में कम लोग ही शामिल हो सकेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के साथ ही वहां मंदिर निर्माण का श्री गणेश होगा। भूमि पूजन गर्भगृह वाले स्थान पे होगा। 5 शिलाओं से भूमि पूजन हो सकता है। इसके लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने करीब 40 किलो वजन की चांदी की शिलाएं बनवाई हैं। भूमि पूजन में 11 पुजारी शामिल होंगे, 5 वाराणसी के और 6 अयोध्या के। भगवती मंदिर बनना है, उसके लिए सारे अयोध्या हम समस्त संत बड़े ही प्रसन्न हैं। बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 5 तारीख को वो भूमि पूजन करेंगे और उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और भगवती मंदिर बन कर के तैयार होगा। इसके लिए जो आज बहुत दिनों से प्रतीक्षा रही, उसकी पूर्ति 5 तारीख को हो जाएगी। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां जिस टीले पे अस्थायी मंदिर में रखी थीं, वहां से हटा के फाइबर के एक मंदिर में स्थापित कर दी थीं। उस टीले को और आसपास की सारी जमीन अब समतल कर दी गई है। आयोजन में कोरोना की वजह से कम लोग ही शामिल हो सकेंगे। बहुत गिने चुने लोग रहेंगे साथ में, कि कोरोना का बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अधिक भीड़ वहाँ नहीं होगी। उनके साथ के जो लोग आएंगे वह भी दूर रखे जाएंगे और वहाँ पर केवल लोग पूजन कराने वाले पंडित जाएंगे और साथ साथ प्रधानमंत्री जाएंगे। कुछ इन्हें गुने चुने जो ट्रस्ट के लोग हैं वो जाएंगे। अयोध्या में मंदिर के लिए तराशे गए पत्थरों की धुलाई और उनकी सफाई के लिए केमिकल ट्रीटमेंट का काम तेजी पे है। मंदिर के पुरानी नाप के हिसाब से करीब 1,75,000 स्क्वायर फीट पत्थरों की जरूरत थी। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट पत्थर नक्काशी के साथ तैयार है। अब मंदिर बड़ा बनाने की योजना है तो ज्यादा पत्थरों की जरूरत होगी। इसका फैसला ट्रस्ट की बैठक में हुआ है। पहले मंदिर में 3 शिखर थे, अब 5 शिखर होंगे। पहले मंदिर निर्माण का एरिया 47,000 स्क्वायर फीट था, अब 57,000 स्क्वायर फीट होगा। पहले मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर परिसर के चारों कोनों पे सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और गणेश जी के 4 मंदिर बनाने की भी राय आई है। मंदिर का एरिया 67 एकड़ से ज्यादा बढ़ाने की भी कुछ लोगों की राय है। मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी भव्यता के लिए थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाएगी, दिव्यता के लिए थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी। आप कुछ कह रहे थे कि पहले 3 गुम्बद था, अब शायद 5। 3 गुम्बद था, उसमें 5 गुम्बद हो जाएगा। और ऊंचाई उसका स्क्वायर फीट में जो था गुम्बद बढ़ने से कहीं 47,000 था तो 57,000 हो जाएगा। ऊंचाई पे ऊंचाई 1 से 61 फीट हो जाएगा। अब ये तो तय हो गया है कि मंदिर का भूमि पूजन बहुत जल्दी होगा और मंदिर बनने की शुरुआत भी बहुत जल्दी होगी। लेकिन अब देखना ये है कि इस कोरोना काल में मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कितने लोग उसमें शामिल हो पाते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के कितने मुख्यमंत्री उसमें आ पाते हैं और कितने दूसरे लोग। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के मरीज घर पर रहकर भी इलाज करा सकेंगे। राज्य सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके कारण अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीजों में लक्षण ना हो, घर में जगह हो, मरीज की इम्यूनिटी अच्छी हो और 24 घंटे देखभाल के लिए कोई मौजूद हो, वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान कई जगह से अस्पतालों की बदहाली की खबरें भी सामने आ रही हैं। देवरिया के जिला अस्पताल में सोमवार को 5 साल के अपने मासूम बच्चे की मदद के लिए एक महिला ने अपने बुजुर्ग पिता को स्ट्रेचर पर अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए ले जाती हुई दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला का आरोप है कि वार्ड बॉय को रिश्वत न दे पाने से खुद स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाना पड़ा। डीएम ने अब वार्ड बॉय का ट्रांसफर कर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने कल गया में एक कंटेनमेंट जोन और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने वहां किए इंतजाम की जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और कई तरह के दिशा निर्देश दिए। बिहार में भी कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सभी लोग मास्क लगाएं और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें। इसलिए बिहार में मास्क नहीं पहनने वाले 60,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने में 30 लाख रुपए वसूले गए। हरिद्वार में देश की नामी कंपनी के 288 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। अभी कंपनी के 400 से ज्यादा कर्मियों की जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंपनी की हरिद्वार यूनिट को सील कर दिया गया है। 168 स्वास्थ्यकर्मी इन कोरोना पॉजिटिव कर्मियों के संपर्क में आने वालों की जांच और सैंपलिंग में लगाए गए हैं। इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जहां यात्री खुद ही मास्क या सैनिटाइजर खरीद सकते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर एक निजी कंपनी ने इस वेंडिंग मशीन को लगाया और शहरों में भी इस तरह की वेंडिंग मशीन लगाई गई है। महाराष्ट्र में दूध किसान का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर दूध के टैंकरों में तोड़फोड़ की। इससे पहले कल भी किसानों ने प्रदर्शन किया था। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण वो पहले से ही परेशान हैं और अब उन्हें पहले की तुलना में दूध आधे दाम पर बेचना पड़ रहा है। सावन के सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। सवारी की शुरुआत में महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां कोरोना का असर सवारी पर भी दिखा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत सवारी मार्ग को बदला गया। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया।